हेलो दोस्तों, वेलकम। मेरा नाम कविता है। मेरे घर में मैं और मेरे पति, मेरी 3 बेटियां हैं। बेटियों में उम्र का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तीनों बेटियां छोटी छोटी हैं। बहुत कम पड़ जाता है। मुझे थक जाती हूँ दिन भर घर के काम, बच्चियों के काम करते करते। और हम कोई इतने अमीर भी नहीं हैं कि कोई नौकरानी रख लें। एक दिन मेरे पति आए और बहुत खुश थे। मुझसे कहने लगे, कविता, कुछ दिनों के लिए तुम्हारा मसला हल हो गया। मैंने देखा उनके साथ कोई वृद्ध आदमी खड़ा था। तभी संदीप बोले कि ये रशीद काका हैं। शम्स सर कुछ महीनों के लिए बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि रशीद काका को कुछ दिन तुम अपने घर ले जाओ, जब तक मैं ना आ जाऊं। तुम इन्हें अपने पास रख लो। तो मैं इन्हें ले आया। मैंने सोचा, चलो, तुम्हारी काम को लेकर बहुत शिकायत होती है, कुछ दिन तुम्हें आराम मिल जाएगा, तुम्हारा कुछ तो हाथ बट ही जाएगा। मगर मैं उनसे क्या काम लेती, वो काफ़ी बूढ़े थे। रशीद काका बोले, बिटिया, मैं तुम्हारे बहुत से काम कर दिया करूँगा। मैं हंसी। मैंने बोला, काका नहीं, बस आप मेरे बच्चों को देख लिया करिएगा। रशीद काका सुबह सुबह आ जाते और शाम 7 बजे चले जाते। बहुत अच्छे थे रशीद काका। बच्चों को बहुत अच्छे से देखते थे। मैं किचन में खाना बना रही होती तो काका बोलते, बिटिया, मैं सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ, लाओ बना दूँ। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनसे काम करवाऊँ, तो मैं मना कर देती, रहने दो काका, मैं बना लूँगी। फिर वो बर्तन धोने लगते। मैं मना करती तो कहते, अरे बिटिया, करने दो, काम में आदी हूँ इन कामों का। मुझे अजीब सी झिझक लगती। वो करते, मुझे अच्छा नहीं लगता था। बूढ़े थे वो काफ़ी, मगर वो नहीं मानते थे और बर्तन धुलना, सब्ज़ी काटना, बाज़ार से सामान लाना, ये काम कर दिया करते थे। मगर जैसे शाम के 7 बजते, उन्हें बहुत जल्दी होती थी घर जाने की। जब घर जाने लगते तो मुझसे 10 रुपये मांगते। मुझे बड़ी हैरत होती कि वो 10 रुपये क्या करते हैं, इन पैसों में तो कुछ नहीं होता होगा। एक दिन जब वो घर जाने लगे तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उन्हें 100 रुपये दिए। उन्होंने बोला, बिटिया, 10 रुपये ही चाहिए। मैंने बोला, रख लो ना काका। तो कहने लगे, नहीं बिटिया, बस 10 रुपये काफ़ी हैं। धीरे धीरे मेरी झिझक कम होती गई उनसे। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, काका, आप 10 रुपये का क्या करते हो? इन पैसों में तो कुछ होता भी नहीं होगा। वो थोड़ा उदास हो गए, मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया, बच्चों में लग गए। फिर मैंने सोचा, हो सकता है उनको ज़रूरी नहीं लगता मेरे सवाल का जवाब देना। मगर मुझे बहुत हैरत होती थी कि सर सिर्फ 10 रुपये में क्या होता होगा। मैंने एक दिन संदीप से कहा कि आप काका को महीने में कुछ पैसे दे दिया करो। संदीप ने कहा, कविता, तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें पैसे देने की कोशिश नहीं की होगी? मगर काका ने साफ मना कर दिया। बोले कि मैं बिटिया से ले लेता हूँ। मगर संदीप काका तो बस 10 रुपये लेते हैं। उन्हें भी मेरी बात सुनकर बहुत हैरत हुई। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन काका बर्तन धुल रहे थे। मैंने काका से पूछा कि काका, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरा सवाल सुनकर उनके हाथ से बर्तन गिर गया। उन्होंने गहरी निगाह से मुझे देखा। मैं डर गई और चुपचाप किचन से चले गए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। बस जब मुझसे बात करते तो बच्चों के बारे में या फिर कोई रेसिपी पूछते सब्ज़ी की। एक दिन जैसे ही 7 बजे काका को जल्दी हुई जाने की, मैंने काका को पैसे दिए। फिर काका से बोली, काका, मुझे लगता है काकी बहुत चाहती हैं आपको, आपका इंतज़ार करती रहती हैं, जब भी आपको घर जाने की बहुत जल्दी होती है। काका बड़े खुश होकर बोले, हाँ बिटिया, जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं, दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती रहती है। जैसे ही घर पहुंचता हूं, फ़ौरन मेरे लिए पानी लेकर आती है। मेरे लिए बहुत परेशान रहती है, शिकायत करती है अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊं। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, बोलती है, पिताजी, खाना बन गया है, लेकर आऊं? मगर तुम मुझे बगैर खाना खाए जाने नहीं देती। तो उसे बड़ी शिकायत रहती है मुझसे कि मैं खाना खाकर क्यों आता हूँ। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, रोज़ रात में मेरे पैर दबाए बगैर नहीं सोता। मैंने भी दिल में सोचा कि कितना चाहते हैं सब काका को। फिर काका चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन काका जाने लगे तो मुझसे 10 रुपये मांगे। मैंने काका से कहा, काका, आज बता ही दीजिए कि आप इन 10 रुपये का करते क्या हो? वो थोड़ा उदास हुए और बोले, चलो मेरे घर, तुम्हें सब पता लग जाएगा।
मैं और संदीप उनके साथ उनके घर गए। वो एक तंग गली थी। गली के सबसे आखिर में काका का घर था। जब हम लोग दरवाजे पर पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। हम लोग घर के अंदर पहुँचे तो घर बिल्कुल टूटा हुआ, बिल्कुल वीरान था। सामने एक कब्र थी। काका कब्र के पास पहुँचे, अगरबत्ती जलाई। मुझे बड़ी हैरत हुई देखकर कि ये क्या है। काका वहीं पास में पड़ी चारपाई पर बैठते हुए बोले, देखो सलीमा, देखो कौन आया है। मैं तुमसे बताया था ना बिटिया के बारे में, वो आई है। मुझे और मेरे पति को बड़ी हैरत हो रही थी यह सब देखकर। फिर काका बोले, चलो बिटिया, मैं तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ, वो किचन में खाना बना रही होगी। फिर हम लोग किचन के पास गए। किचन भी टूटा फूटा था। थोड़े से गंदे धूल पड़ी हुए बर्तन पड़े हुए थे। हमें लग रहा था कि काका की फैमिली किसी हादसे का शिकार हुई है। फिर काका आगे बढ़े और बोले, चलो मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाता हूँ। हम लोग एक टूटे से कमरे में पहुँचे। सामने एक तस्वीर लगी हुई थी जिसको देखकर संदीप को एक हैरत का झटका लगा। वो हकलाकर बोले, ये तो शम्स सर हैं। मैं संदीप का मुंह देखने लगी। मैंने कभी संदीप के बॉस को नहीं देखा था। फिर काका बोले कि बेटा, इसीलिए मैंने तुमसे सब छुपाया, क्योंकि तुम मेरे बेटे के यहाँ काम करते हो। फिर काका बताने लगे कि मेरी बीवी बहुत अच्छी और नेक थी। मैं खान साहब के यहाँ काम करता था, नौकर था उनके यहाँ। हमारे यहाँ एक बेटा हुआ। सोचा कि इसको खूब पढ़ाएंगे, इसको अफसर बनाएंगे। मेरे घर में मैं, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप थे। मेरी बीवी मेरे माँ बाप की बहुत खिदमत करती थी, मुझे बहुत चाहती थी, मगर हमें साथ बैठ के बातें करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। बस रात में वो सारे काम निपटा कर आती थी तो बस 1 घंटा हम लोग बातें कर लिया करते थे। ऐसे ही हमारे दिन बीत रहे थे। शम्स बड़ा हो रहा था, कॉलेज में आ गया था। फिर उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने अपने साहब से बात करके उसको उनके ऑफिस में लगवा दिया। मेरे साहब की एक बेटी थी जो बहुत ही तेज़ मिजाज की, मुझे हमेशा नौकर कहकर बुलाती थी। मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं था ही आखिर नौकर। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक दिन मैंने साहब के घर की नौकरी छोड़ दी थी। मेरा बेटा अब कमाने लगा था, मुझे अब आराम की ज़रूरत थी। मैं बूढ़ा हो चला था। सोचा था कि अब अपना सारा वक्त अपनी बीवी के साथ बिताऊंगा। मैंने साहब से बोला, साहब अब मैं काम पे नहीं आऊँगा। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा दिए। एक दिन साहब मेरे घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। मैंने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था कि यास्मीन कितनी तेज़ मिजाज की है। इसलिए साहब मेरे बेटे को फंसा रहे थे, क्योंकि अगर वो कहीं और शादी होकर जाती तो उसका बसर होना मुश्किल था। मेरा बेटा तैयार हो गया शादी करने के लिए। मैंने और सलीमा ने उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं माना। उसे साहब की प्रॉपर्टी दिख रही थी। फिर आखिरकार शादी भी हो गई। शादी के 2 दिन बाद ही यास्मीन शम्स को लेकर चली गई। हमारे तो यही अरमान थे कि हम दोनों मियाँ बीवी की बहू खिदमत करेगी, मगर वो कहाँ खिदमत करने वाली थी। शुरू में हफ्ते में 1 दिन शम्स आता और घर का खर्च देकर चला जाता। फिर धीरे धीरे आना तो दूर, खर्च देना भी भूल गया था। फिर मैंने दूसरे सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। मेरी बीवी को बेटे का गम खा गया, वो बीमार रहने लगी। एक दिन वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैंने उसकी कब्र यहीं अपने घर में बना ली क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता था, उसे कहीं नहीं जाने देना चाहता था। इतना बोलकर काका रोने लगे। हम लोगों के भी आंसू बह रहे थे। फिर काका बोले, जब बेटे ने माँ का सुना तो आया और मुझे अपने साथ ले गया था, मगर मैं अब भी वहाँ नौकरों जैसे ही रहता हूँ। यास्मीन मेरी बहू अब भी मुझे नौकर ही बुलाती है और मेरा बेटा भी मुझे नौकर ही समझता है। कभी किसी से भी बाप बोलकर नहीं मिलवाता, सबके सामने नौकर की तरह ही मुझसे बर्ताव करता है। और मेरे पोते पोती भी अपनी माँ पर गए हैं। मैं सुबह वहाँ जाता हूँ, दिन भर रहता हूँ, मगर रात में मैं अपने घर आ जाता हूँ, अपनी बीवी के पास। बिटिया, मैं तुमसे 10 रुपये अगरबत्ती के लेता था क्योंकि मेरी सलीमा को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है। काका की बातें सुनकर हम लोग बेतहाशा रो रहे थे कि कैसी औलादें होती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी कमाकर मेहनत मजदूरी करके उन्होंने खिलाया पिलाया पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जब वो इस काबिल बन जाते हैं तो अपने माँ बाप की नाफरमानियाँ करने लगते हैं। माँ बाप कहने में उन्हें शर्म महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।